हेलो वेंक्शन एंड इजहान लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट जो है बरकरार रखेगा मेरे साथ। तो गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम प्राइवेट आई का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि मिस्टर शाओ हाईकुमान और उनकी टीम मिलकर जैन और ईबो को उस आइलैंड से बचा लेती है। तो चलो गाइस इसके आगे क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। वे सिटी पहुंचे और जहान को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। ईबो के कहने के मुताबिक जहान 3 दिन बेहोश था। इसके बारे में उन्होंने डॉक्टर को बताया। ये चोट कैसी है जो आपके पूरे बॉडी पर है? आपको किन कीड़ों ने काटा है? जहान के बॉडी को चेक करते हुए डॉक्टर ने पूछा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इन चोटों को छोड़ दो और बस मेरे बड़े घाव को देखो और इन छोटे छोटे चोटों के बारे में मेरे पिताजी को मत बताओ, जहान ने कहा और उसने डॉक्टर को धमकी भरी निगाहों से देखा। ईबो ने प्यार करने के दौरान जहान के बॉडी के ऊपर बहुत सारी लव बाइट्स छोड़ी थी और उसी लव बाइट्स को देखकर डॉक्टर को लगा कि ये चोट के निशान हैं। जहान लकी था कि उसी समय उसके पिताजी को कॉल आया था और इसीलिए उसके पिताजी कुछ देर के लिए बाहर चले गए थे। ठीक है मिस्टर जहान, जैसा आप चाहते हैं, मैं इन चोटों के बारे में कुछ भी नहीं लिखूंगा, डॉक्टर ने कहा। ये अच्छा है, जहान ने उस डॉक्टर को देखते हुए कहा। इसके बाद डॉक्टर उस रूम से चले गए। जहान ने अपनी आंखें बंद कर ली और उन दिनों को याद किया जब उस आइलैंड पर वो ईबो के साथ था। जहान जानता है कि उनका रिलेशन काफी तेजी से शुरू हुआ था, लेकिन ये बात भी सच है कि वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जहान, तुम क्या सोच रहे हो? शुआ चेंग की आवाज सुनते ही जहान ने अपनी आंखें खोली। चेंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जहान ने कहा। फिर उसने देखा कि शुआ चेंग के हाथ में क्या है। मैंने आपका पसंदीदा खाना लाया है। मुझे पता है कि आपने कुछ दिनों से उस आइलैंड पर सिर्फ फ्रूट ही खाए थे, शुआ चेंग ने कहा। शुक्रिया अचेंग, मुझे सच में बहुत भूख लगी थी, जहान ने कहा। फिर उसने उस पॉकेट को खोलते हुए कुछ खाना खा लिया। क्या आप दोनों उस आइलैंड पर रहते हुए आपके रिलेशन में कुछ ग्रो हुआ? शुआ चेंग का सवाल सुनकर जहान की आंखें चौड़ी हो गई। चेंग, आपने ऐसा सवाल क्यों पूछा? जहान ने कहा। जहान, मैं किसी भी रिलेशन में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये देखने के लिए इडियट नहीं हूँ कि आप उस आइलैंड पर एक दूसरे को कैसे देख रहे थे। आप दोनों एक दूसरे को बड़े ही प्यार से घूर रहे थे। उसका नाम लेते ही आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, शुआ चेंग ने कहा। चेंग, क्या मैं हाँ कहूँ तो क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो जाओगे? जहान ने पूछा। बिल्कुल नहीं जहान, तुम मेरे चचेरे भाई हो, मैं हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन तुम इसके बारे में अंकल को कैसे कहोगे? क्या आपको लगता है कि अंकल इसे एक्सेप्ट करेगा? शुआ चेंग ने पूछा। चेंग, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। ईबो ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक हो गया तो हम हमारे प्यार के बारे में हमारे पेरेंट्स से बात करेंगे, जहान ने कहा। जहान, मैं तुम्हारे दोनों की खुशी के लिए प्रे करूंगा, शुआ चेंग ने जहान को खाना खिलाते हुए कहा। शुआ चेंग, मैं अब बच्चा नहीं हूँ, ठीक है, मैं खुद भी खा सकता हूँ, जहान ने कहा। हाँ, अब तो आप बस यही चाहते होगे कि ईबो ही आपको खिलाए, शुआ चेंग ने जहान को चिढ़ाते हुए और हंसते हुए कहा। शुआ चेंग, अब बस भी करो, जहान ने पाउट करते हुए कहा। ठीक है जहान, मैं अपना मुंह बंद कर लूंगा, शुआ चेंग ने कहा और उसने जहान को छेड़ना बंद कर दिया। वैसे जहान, पेंगचुए ने आपके लिए एक लेटर छोड़ा है, ये लो, शुआ चेंग ने उस लेटर को जहान को देते हुए कहा। अपने सबसे अच्छे दोस्त का लेटर पढ़कर जहान के आंखों से आंसू झलक पड़े। लेटर पढ़कर अब वो जानता है कि उसके दोस्त ने उसके साथ ऐसा विश्वासघात क्यों किया। ईबो, आर्थर चेन को हम अभी तक नहीं ढूंढ पाए और वो हमसे बचकर अभी भी छिप रहा है। हाईकुआन ने ईबो से उसकी जांच करने के बाद कहा। तो इसका मतलब कि जहान अभी भी सेफ नहीं है, ईबो ने कहा। क्या जहान? लिबो वेन, हाओशुआन और सुंगयोन ने जो अभी उन्हें सुन रहे थे वो एक टोन में चिल्लाए। क्या हुआ? ईबो ने उन तीनों को घूरते हुए कहा। आइस प्रिंस, तुम उसे जहान क्यों बुला रहे हो? क्या तुम दोनों इतने क्लोज आ गए या कुछ और है? हाओशुआन ने जानबूझकर अपनी बात जारी नहीं रखी। हाओशुआन की बात सुनकर ईबो के कान रेड हो गए थे। क्या आप दोनों उस आइलैंड पर फंसने की वजह से क्लोज आ गए? सुंगयोन ने पूछा। ईबो ने सुंगयोन को घूरकर देखा।
हाइकुआन जो अपने भाई को देख रहा था, उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। वो जानता है कि उसके छोटे भाई के साथ क्या हो रहा है। जिस पल वो अपने भाई को उस आइलैंड पर मिला था, उस पल से वो जानता था कि उसके भाई और जहान के बीच में कुछ तो चल रहा है। जिस तरह से वे एक दूसरे को देख रहे थे और जिस तरह से वे एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे, उसकी वजह से हाइकुआन को सब कुछ पता चल गया। कुछ दिन बीत गए। जहान और ईबो के साथ सब कुछ नॉर्मल हो गया। जहान अब अपने कॉलेज वापस जाने लगा और ईबो अभी भी उसका बॉडीगार्ड है। अब जहान और उसके दोस्त कैफेटेरिया में जा रहे हैं। जहान गग्गा, आप सच में लकी है कि आपको कुछ नहीं हुआ, और जब ओशन की लहरें आपको उस आइलैंड पर ले गई थी तो आप सच में लकी है कि आपके साथ आपका बॉडीगार्ड था और आप दोनों एक ही आइलैंड पर फंस गए, यूबिन ने कहा, क्योंकि वे ग्रुप में जहान के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बात कर रहे थे। लेकिन पेंगचुए के लिए ये अभी भी सैड की बात है। तुम्हें पता है, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने तुम्हें धोखा देने के लिए तुम्हारे साथ ऐसा किया, लेकिन फिर भी वो अपने बॉडी पर वो 3 गोलियां पकड़ने के लायक नहीं है। वो तुम्हारा एक अच्छा दोस्त रहा है बहुत लंबे समय से, मेंग जेई ने कहा। ये उसकी चॉइस है। मुझे तो लगता है कि उसने जहान के साथ जो कुछ भी किया था उसके लिए वो दोषी महसूस कर रहा होगा और इसीलिए उसने ऐसा किया। अगर वो उस दिन जहान और ईबो के बीच में नहीं आता तो अब जहान और ईबो की डेथ हो गई होती, शुअ चेंग ने बताया। इतना काफी है दोस्तों, चलो भूल जाते हैं कि क्या हुआ था। बस चूहे की शांति के लिए प्रे करते हैं। उसकी माँ को मेरे पिताजी ने पहले से ही एक बेहतर हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया था। चलो आशा करते हैं कि वो अभी भी ठीक हो जाएगी और अपनी आगे की लाइफ जारी रखेगी। और वो अभी तक नहीं जानती कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ था, जहान ने कहा। फिर उसके चेहरे पर उदासी छा गई, लेकिन फिर अचानक उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वो जल्दी से कैफेटेरिया के अंदर चला गया। जहान ने ईबो को कुछ गर्ल्स के साथ बात करते हुए देखा और वो गर्ल्स उसकी बातों से हंस रहे थे। वो माहौल देखकर जहान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपने दांत पीस लिए। फिर वो उनकी ओर बढ़ने लगा। शुअ चेंग जो उनके रिलेशन के बारे में जानता था, उसने सिर्फ अपना सिर हिलाया। वो जानता है कि उसके चचेरे भाई के साथ क्या हो रहा है। अरे बेवकूफ लड़कियों, यहाँ से चले जाओ। जहान अचानक उनके सामने आया और उसने उन लड़कियों को हैरान करते हुए उन्हें बाहर जाने के लिए कहा। और तुम ईबो, तुम मेरे पीछे आओ। जहान ने ईबो की ओर इशारा करते हुए कहा। फिर वो मुड़ गया और कैफेटेरिया के बाहर जाने लगा। यहाँ तक कि जहान ने अपने दोस्तों की बात भी नहीं सुनी जो उसके नाम लेकर उसे बुला रहे थे। ईबो ने भी तेजी से जहान का पीछा किया। बेबी, क्या प्रॉब्लम है? ईबो ने जहान के स्पोर्ट कार के पास पहुंचते ही पूछा। अंदर बैठो, जहान ने कहा। ईबो अंदर बैठने के लिए हिचकिचा रहा था क्योंकि वो नहीं जानता कि जहान के दिमाग में अब क्या चल रहा है। ईबो, अभी के अभी अंदर जाओ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कार के अंदर धकेल दूं? जहान ने कहा, जिसकी वजह से ईबो जल्दी से उस कार में बैठ गया। फिर जहान भी उस कार में बैठ गया। बैठने के बाद उसने उस कार का डोर जोर से बंद कर दिया। डोर जोर से बंद करने की वजह से आवाज हुई, जिस आवाज से ईबो चौंक गया। फिर जहान ने कार स्टार्ट कर दी और बिना कुछ बोले वो पार्किंग से बाहर निकल गया। बेबी, तुम क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा कि तुम्हारी क्लास है, ईबो ने पूछा, क्योंकि वो अब समझ सकता है कि जहान के दिमाग में क्या चल रहा है। चुप रहो, जहान ने कहा। जब वे मेन सड़क पर पहुंचे तो जहान ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। जहान दूसरी कारों को ओवरटेक करने लगा। बेबी, क्या तुम चाहते हो कि हम एक्सीडेंट की वजह से मर जाए? प्लीज कार की स्पीड थोड़ी कम करो, ईबो ने कहा। मैंने कहा चुप रहो, जहान ने चिल्लाते हुए कहा। प्लीज बेबी, इस कार को रोको, ईबो ने कहा। मुझे बेबी बुलाना बंद करो, जहान ने गुस्से से कहा। लेकिन क्यों बेबी? ईबो ने पूछा। याद करो ईबो, जो तुमने मुझसे पहले कहा था कि तुम सिर्फ मेरे हो, जहान ने कहा। हाँ बेबी, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मैंने तुम्हें धोखा देने के लिए कुछ भी नहीं किया, ईबो ने कहा। आप उन लड़कियों से बात कर रहे थे जिसकी वजह से वो लड़कियां हंस रही थी। क्या आप उनके साथ छेड़खानी नहीं कर रहे थे? जहान ने अचानक कार का ब्रेक लगाते हुए कहा। अचानक लगे कार के ब्रेक की वजह से ईबो लगभग आगे गया था, लेकिन सेफ्टी बेल्ट की वजह से वो बच गया। हालांकि ईबो एक बाइक रेसर है, इसीलिए वो स्पीड से नहीं डरता,
लेकिन आज जब जहन एक पागल आदमी की तरह कार चला रहा था, उसकी वजह से ईबो घबरा गया। फिर ईबो ने एक गहरी सांस ली। बेबी, मैं उन लड़कियों के साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा था, ठीक है? मैं तो बस तुम्हारा इंतजार करते हुए अपनी बोरियत को कम करना चाहता था, ईबो ने कहा। फिर भी ईबो, तुमको उन लड़कियों के साथ बात करने की परमिशन नहीं है, जहन ने कहा। ठीक है बेबी, आई एम सॉरी, मैं कभी भी उन लड़कियों के साथ बात नहीं करूँगा, ईबो ने कहा। फिर उसने जहन के चेहरे को सहलाने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन जहन ने उसके हाथ पर थप्पड़ मार दी। फिर जहन ने अपनी सीट के पीछे से एक शराब की बोतल ले ली। फिर उसने उस शराब से ईबो का हाथ धो दिया। मुझे नहीं पता कि तुम उन लड़कियों का हाथ पकड़ते हो या नहीं, उन गंदे हाथों से मुझे छूना भी मत, जहन ने कहा। फिर उसने उस शराब से अच्छे से अपना हाथ धोया। वो जानता है कि जहन बहुत ही पॉजेसिव और जलस टाइप का है, लेकिन इससे ईबो को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस जहन की जलसी का एंजॉय लेता है। बेबी, मेरा काम हो गया, हाथ धोने के बाद ईबो ने जहन से कहा। जहन ने शराब की बोतल वापस लेने के बजाय उसने ईबो का कॉलर पकड़ लिया। ईबो, तुम सिर्फ मेरे हो, जहन ने कहा। फिर उसने ईबो के लिप्स पर हमला कर दिया। फिर ईबो भी जहन को रिटर्न किस करने लगा। वे दोनों एक दूसरे के लिप्स को तब तक सक करते रहे और बाइट करते रहे जब तक कि उन्हें सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ी। बेबी, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और यहाँ कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता, ईबो ने हाँफते हुए और अपने सीने की ओर इशारा करते हुए कहा, जहाँ उसका दिल है। ईबो, बस श्योर करो कि तुम मेरे ही हो, वरना मैं तुम्हारा वो किंग कोबरा काट दूंगा ताकि कोई भी इससे छीन ना सके, जहन ने पाउट करते हुए कहा। बेबी, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारा ही रहूंगा। अब तुम अपने कॉलेज वापस जा सकते हो, अभी भी तुम्हारी क्लास बाकी है, ठीक है? और हाँ बेबी, अपने लिप्स को यूं पाउट करना बंद करो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि हम अभी भी कार के अंदर है और सड़क के बीच में, ईबो ने कहा। फिर उसने जहन के पाउटी लिप्स पर किस किया। जहन अपनी कार को स्टार्ट करने वाला था, तभी ईबो का फोन बजने लगा। बेबी, मुझे ये कॉल अटेंड करना होगा, ये भाई का कॉल है, ईबो ने कहा। फिर जहन ने अपना सिर हिलाया और ड्राइव करना जारी रखा। क्या बात है भाई, ईबो ने पूछा। ईबो, पुलिस अभी भी आर्थर चेन का पीछा कर रही है, हम भी अपने रास्ते पर है, मैं पैंथर के साथ हूँ, हाइकुआन ने जवाब दिया। ठीक है भाई, मैं भी आ रहा हूँ, मुझे लोकेशन अभी सेंड करो, ईबो ने कहा। ठीक है ईबो, अब अपना फोन चेक करो, हाइकुआन ने 1 मिनट के बाद कहा। फिर दोनों ने कॉल कट कर दी। बेबे, अब पुलिस भी आर्थर चेन का पीछा कर रही है, हम भी वहाँ जा रहे हैं, ईबो ने कहा। ईबो, क्या तुम ड्राइव करना चाहते हो, जहन ने पूछा। नहीं बेबे, तुम ही ड्राइव करो, मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो, ईबो ने आंखें ब्लिंक करते हुए कहा। तो वो बेकार आदमी बाहर आ चुका है, मैं उस कमीने को जेल में सड़ते हुए देखना चाहता हूँ, जहन ने कहा। फिर उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। बेबे, मैं अभी मरना नहीं चाहता, प्लीज शांत हो जाओ। बेबे, हम लगभग उस जगह पर पहुंच चुके हैं, ईबो ने अपने फोन पर लोकेशन देखते हुए कहा। जहन जितनी तेजी से ड्राइव करना पसंद करता है, वो उतनी तेजी से उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने देखा कि पुलिस कार एक ब्लैक कार का पीछा कर रही है। ईबो, वो वही होना चाहिए, जहन ने कहा। फिर वो ब्लैक कार के करीब जाने की कोशिश करने लगा। बेबे, तुम क्या कर रही हो, हम उसे नहीं पकड़ सकते, कुछ पुलिस वाले ऐसा करेंगे, ईबो ने चिंतित होते हुए कहा। ईबो, मैं आज उसे पकड़ने के मूड में हूँ, तुम मुझे मेरा काम करने दो, जहन ने कहा। चूँकि जहन एक स्पोर्ट कार चला रहा था, तो वो जल्दी से उस ब्लैक कार के पास पहुंचा। जब जहन उसे ओवरटेक करने वाला था, तो उस ब्लैक कार ने उसे एक तरफ से टक्कर मार दी। ओ ईबो, वो तो हमारे साथ खेलना चाहता है, जहन ने कहा। फिर उसने स्टीयरिंग व्हील को बाईं ओर घुमाया और उसके कार को पीछे से टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद उस ब्लैक के कार की खिड़की खुल गई। ओ, तो तुम दोनों अभी भी जिंदा हो, आर्थर चेन ने कहा। फिर उसने डेविल स्माइल दी। हाँ, हम दोनों अभी भी जिंदा है और आज आपका मरने का दिन है, जहन ने उसे पलटवार करते हुए कहा। फिर उसने आर्थर चेन का पीछा करने के लिए गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। बेबे, ट्रैफिक लाइट के लिए बाहर देखो। ट्रैफिक लाइट के येलो होते ही ईबो ने जहन को अलर्ट कर दिया। जहन फिर आर्थर चेन के कार से जल्दी से दूर हो गया और अपनी स्पीड कम कर दी।
लेकिन आर्थर ट्रैफिक लाइट को हरा देने की कोशिश में लगातार अपनी स्पीड बढ़ाता रहा। उसने अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हुए उसने उस बड़े ट्रक को नहीं देखा जो दूसरी तरफ से सड़क पार कर रही थी। फिर आर्थर चेन की कार उस ट्रक से तेजी से टकरा गई, जिसकी वजह से चौराहे पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। वो ट्रक उस ब्लैक कार पर चढ़ गया। ड्राइवर ने ट्रक को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इस एक्सीडेंट को देखने वाले सभी ड्राइवर अपनी बाइक और कार से नीचे उतरे, जिससे बहुत भारी ट्रैफिक हो गया। उसका पीछा करने वाली पुलिस ने रुककर केस की जांच की। इबो ने और जैन ने आर्थर चेन के डेंजरस एंड को देखने के बाद गहरी सांस ली। इबो, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैं तो बस उसे परेशान करना चाहता था और उसे दिखाना चाहता था कि उसने जो कुछ भी किया उसके बाद भी हम जिंदा है। जैन ने कहा। उसकी आंखें उस डायरेक्शन में जा रही थी जहां आर्थर चेन के कार का एक्सीडेंट हो गया था। बेबी, मैं जानता हूँ और तुम इसके बारे में खुद को दोषी महसूस मत करो। ये तो बस उसका नसीब था, इसीलिए खुद को दोष मत दो, ठीक है? इबो ने उसे समझाते हुए कहा। वे दोनों उस जगह को छोड़ने वाले थे, तभी हाइकुआन ने उनसे कांटेक्ट किया। हमने देखा कि आपने ध्यान क्या किया। उम्मीद है कि पुलिस आपको जांच करने के लिए बुलाएगी और मैंने आपके पिताजी को पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया था, हाइकुआन ने कहा। 3 रूस से जब भागने की कोशिश कर रहे थे तब वे पकड़े गए। आर्थर चेन ने एक पर्सन की कार चोरी की और पेंग भी उसे भागने में हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने हे पेंग को भी पकड़ा है। वैंग यीशु और उनकी टीम ने आज तक उनके सभी चालों पर ऑब्जर्वेशन करना बंद नहीं किया। ऑब्जर्वेशन करते टाइम ही उन्हें पता चला कि आर्थर चेन पेंग से मिलने के लिए एक पोर्ट पर आने वाला था। हाओ शुआन ने कहा। पुलिस ने पहले ही आर्थर चेन की लाश को बरामद किया है, जिसे बड़े ट्रक के नीचे कुचल दिया था। वे इसे मोर्चरी ले गए हैं। शाओ शू इंग ने पुलिस से बात करके उन्हें मना लिया ताकि वे ध्यान पर केस ना कर सके। इस घटना के 1 महीने बाद मिस्टर शाओ शू इंग ने इबो से उनके स्टडी रूम में बात की। मिस्टर वांग, मैं आपकी सेवा के लिए बहुत आभारी हूँ। मुझे लगता है कि अब मेरे बेटे को किसी भी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। आपने उसके लिए जो कुछ भी किया ये सच में बहुत बड़ा है और मैंने उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन भी देखा। अब वो थोड़ा मैच्योर हो गया है, मिस्टर शाओ ने कहा। मिस्टर शाओ, मैंने तो बस अपना काम किया, इबो ने कहा। तो आज तुम्हारा यहाँ आखिरी दिन है। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम दोनों उसके बॉडीगार्ड के रूप में अपने आखिरी दिन के जश्न के रूप में क्या करना चाहते हो। तुम उसके दोस्तों से भी मिल सकते हो। अगर तुम सब चाहो तो घर में पार्टी कर सकते हो, मिस्टर शाओ ने कहा। शुक्रिया मिस्टर शाओ, ये तो बस ध्यान पर डिपेंड है। मैं तो बस वही करता हूँ जो वो चाहता है, इबो ने कहा। तो ठीक है, मैं बाद में और आने वाले कुछ दिनों में बहुत बिजी हो जाऊंगा। मेरे पास अदर कंट्री में भी बहुत सारे काम है। मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब जैन इस सारे बिजनेस को हैंडल कर लेगा, क्योंकि मैं पहले से ही काफी थक चुका हूँ और मैं बूढ़ा भी हो रहा हूँ, शाओ शू इंग ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी वजह से इबो के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। हाँ मिस्टर शाओ, वो आपके बिजनेस को हैंडल करेगा जब उसकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, इबो ने कहा। उन्होंने अपनी बातचीत को खत्म किया। इबो शाओ शू इंग को ध्यान और उनके रिलेशन के बारे में बताना चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि ये सही टाइम नहीं है। वो तो बस खुद को खुश रखने के लिए मिस्टर शाओ का मूड खराब नहीं करना चाहता था। फिर इबो ध्यान से मिला और उससे कहा कि उसके साथ काम करने का ये उसका आखिरी दिन है। वे दोनों हवेली के पीछे लॉन पर है। बेबी, तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे अभी भी कॉलेज में मिलने आऊंगा, इबो ने ध्यान से प्रॉमिस करते हुए कहा। इबो, तुम यहाँ भी कभी कभी आ सकते हो, ध्यान ने कहा। वे दोनों अपनी कन्वर्सेशन के दौरान केयरफुल थे, क्योंकि वे दोनों नहीं चाहते थे कि मिस्टर शाओ शू इंग को बताने से पहले किसी को उनके रिलेशन के बारे में पता चले। इबो, चलो आज रात बाहर चलते हैं। मैं अपने दोस्तों को हमारे साथ आने के लिए इनवाइट करूँगा, ध्यान ने कहा। बिल्कुल बेबी, जैसा आप चाहे वैसा ही होगा, इबो ने कहा। वे दोनों नहीं जानते थे कि ध्यान की नैनी उनके वापस आने के बाद से उनके लिए बहुत चौकस हो गई थी। ध्यान, मैं तो बस आपकी खुशी की कामना करता हूँ। मैं प्रे करती हूँ कि समय आने पर आपके पिताजी इबो के साथ के आपके रिलेशन को एक्सेप्ट करेंगे। ध्यान के नैनी ने इबो और ध्यान को देखते हुए अपने मन में सोचा। ध्यान ने अपने दोस्तों को उनके पसंदीदा हैंगआउट पर मिलने के लिए इनवाइट किया।
बेबी हम यहाँ पहुँच गए, कार का इंजन बंद करते हुए ईबो ने कहा। फिर उन दोनों ने अपनी सेफ्टी बेल्ट खोल दी, लेकिन कार से बाहर जाने के बजाय जहन ने ईबो का कॉलर पकड़ लिया और उससे अपनी ओर खींच लिया। फिर उसने ईबो को एग्रेसिव किस किया। फिर ईबो भी उस किस का जवाब देने लगा। उन दोनों ने एक दूसरे को किस करते हुए कुछ मिनट बिताए, जब तक कि उन्होंने कार की खिड़की पर किसी के नॉक नहीं सुने। नॉक की आवाज सुनते ही वे दोनों हाँफते हुए एक दूसरे से दूर हो गए। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, जहाँ शुअचेंग चिड़चिड़े रूप में उन्हें देख रहा था। ईबो ने खिड़की को नीचे किया ताकि जैन शुअचेंग से बात कर सके। तुम दोनों बस यही रहने वाले हो या अंदर भी आने वाले हो? शुअचेंग ने चिड़चिड़े टोन में कहा। मेरे प्यारे चचेरे भाई, हम जल्द ही कार से बाहर आ रहे हैं, आप पहले बार के अंदर जाओ, हम तुम्हारे पीछे ही है। जैन ने हंसते हुए कहा, बस तुम दोनों जल्दी से मुझे फॉलो करना और पार्टी होने के बाद आप जो कुछ भी कर रहे थे उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, शुअचेंग ने कहा। फिर उसने उन दोनों को अकेला छोड़ दिया और बार के अंदर चला गया। शुअचेंग के चले जाने के बाद उन दोनों ने कुछ देर एक दूसरे को किस किया। बेबी चलो अंदर चलते हैं, वरना तुम्हारा चचेरा भाई फिर से पागल हो जाएगा। तुमने पहले देखा था कि वो कितना ग्रम्पी है। शुअचेंग का चेहरा याद करते हुए ईबो ने खिलखिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि मेरा भाई उसे कैसे संभाल सकता है। ईबो ने अपने मन में सोचते हुए हंसने लगा। ठीक है ईबो, चलो चलते हैं, जैन ने कहा। इसके बाद वे दोनों कार से बाहर निकले और एक दूसरे का हाथ पकड़कर बार के अंदर चले गए। तो गाइस, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस।